आह, हे प्रभु। चलो धारिता सीखते हैं। थोड़ा बहुत आप लोग समझ चुके थे कैपेसिटी या कैपेसिटेंस। कैपेसिटी या कैपेसिटेंस, तो मैं ये बोल रहा था, थोड़ा सा देख लीजिए फिर लिख लीजिएगा, क्योंकि इसका डेफिनेशन पूरे फिजिक्स में यूनिक डेफिनेशन है। समझ में आया? कैसे यूनिक है अभी बताएंगे, क्योंकि बहुत जगह अलग अलग जगहों पर इसको अलग अलग तरीका से लिखवाया जाता है, पर गलत होता है। क्या सही होगा उसे ठीक से देखो। अगर हम बात करें कि गर्मी बढ़ने के पीछे रीजन क्या होता है, कोई चालक है और इस पर पॉजिटिव चार्ज हम देते जाएंगे तो इसका गर्मी यानी विभव बढ़ते जाएगा। तो हम Q बढ़ा रहे हैं तो V बढ़ रहा है, तो Q समानुपाती क्या हुआ? V हुआ। Q बढ़ेगा माने सीधा रिश्ता है तो समानुपाती का रिश्ता हुआ। अब इसे बराबर करेंगे तो कांस्टेंट C दे देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे? V। समझ में आया? अब कांस्टेंट जो C दिए हुए हैं, इसी C का नाम क्या है? धारिता। जहाँ C चालक की धारिता है। समझ में आया? इसलिए धारिता C का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C बराबर Q बटा में V। तो अब डेफिनेशन क्या बनता है? आवेश और विभव के अनुपात को क्या कहते हैं? धारिता। और ये डेफिनेशन गलत हो जाएगा। ठीक है, लगेगा कि हाँ आवेश और विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं, पर ये फॉर्मूला, ये डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन क्या होगा समझो बढ़िया से। इसका डेफिनेशन ये होगा कि जैसे मान के चलो कोई चालक है और इस चालक पर हम आवेश देते जा रहे हैं, आवेश देते जा रहे हैं। अगर हम पहली बार आवेश दिए थोड़ा सा, ठीक है, अब मान के चलो 2 प्लस का मतलब 2 कूलम है, इसका मतलब मान लेते हैं, तो हमने 2 प्लस चार्ज दिए तो इसकी गर्मी कुछ तो बढ़ी होगी पहले की अपेक्षा, यानी विभव कुछ तो बढ़ा होगा। उस विभव का मान लेते हैं कि 1 वोल्ट नहीं है, 0.1 वोल्ट है। क्लियर हुआ? कितने प्लस हैं? मान के चलो थोड़ा सा और चार्ज बढ़ाए, चार्ज और बढ़ाते गए तो इसका विभव और ज्यादा बढ़ा, मान के चलो 0.2 हो गया। ऐसे ही प्लस चार्ज हम बढ़ाते जा रहे हैं, इसका पोटेंशियल क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। कभी तो ऐसा पल आएगा कि ये पोटेंशियल 1 वोल्ट हो जाएगा। बात बुझाया? और 1 वोल्ट जब हो गया तो उस समय मान के चलो कि इतना तक करने के बाद, समझ में आया, इतना पूरा करने पर 1 वोल्ट जैसे ही इसका पोटेंशियल हुआ, 1 वोल्ट जैसे, क्योंकि प्लस चार्ज जितना दोगे वो चारों तरफ उतना बराबर रूप से फैल जाएगा। अब 1 वोल्ट पर गिनना है कि कितना चार्ज इस पर आया। मान के चलो कि इस पर चार्ज 10 कूलम आया टोटल। 10 कूलम चार्ज के कारण इसका गर्मी कै वोल्ट हुआ? 1 वोल्ट। तो अब बताओ कि कितना कूलम देंगे कि फिर से 1 वोल्ट और बढ़ जाए? 10 कूलम ही देंगे, तो फिर 1 वोल्ट और बढ़ जाएगा। और 3 वोल्ट करना हो तो अब धीरे धीरे तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि कोई बैटरी अगर 12 वोल्ट का होता है या कोई कंडेंसर, ये जो भी चीजें होती हैं, इसका मतलब डिपेंड करता है कि चार्ज कितना दिया गया है। समझ में आया? 10 कूलम चार्ज दिए तो इस चालक के अंदर खासियत ये है कि जब जब हम 10 कूलम देंगे तब तब इसका विभव कै वोल्ट बढ़ेगा? 1 वोल्ट। अगर इसके जगह पर कोई बड़ा चालक रहता, बहुत बड़ा, तो इसका 1 वोल्ट होने के लिए, इसका 1 वोल्ट होने के लिए चार्ज 10 कूलम लगता कि 10 से ज्यादा लगता कि 10 से कम लगता? क्योंकि इतना गर्मी है ना, 10 कूलम की वजह से छोटा जगह है तो इतना गर्मी हुआ, लेकिन इतना ही खुद गर्मी इसमें उत्पन्न करना चाहते हो 1 वोल्ट के लिए, तब तो इसमें ज्यादा चार्ज लगेगा। मान के चलो 15 कूलम दिए तो इसका वोल्टेज कितना हो गया? 1। समझ में आया? अगर हम कहें कि 30 कूलम दोगे तो कै वोल्ट? 2 वोल्ट होगा। अब वही हम 45 कूलम देंगे तो
3 वोल्ट। अब सीधे सीधे फॉर्मूला जो अभी अभी सीखा, C बराबर Q बटा V, पढ़े हो ना? अगर हम इस पर अप्लाई करें, C बराबर Q का मान 45, अभी का मान 3, कट दिए 15, आखिर 1 वोल्ट वाला वैल्यू आया, 1 वोल्ट वाला वैल्यू आया। इसी का नाम धारिता है, क्योंकि देखो ठीक से Q में V से भाग हुआ कि नहीं, ये Q था, ये क्या था V, तो Q में V से भाग तो हुआ, लेकिन डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि किसी चालक को, है ना, अगर आवेश दिया जाए तो आवेश देने से होता क्या है कि उसका गर्मी यानी विभव धीरे धीरे क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। और बढ़ने के बाद जब 1 वोल्ट हो जाता है तो 1 वोल्ट में जितना आवेश तुमने दिया, बस उसी आवेश को ही हम क्या कहते हैं, धारिता। असल में धारिता क्या है? आवेश। धारिता मतलब कि आवेश, लेकिन किस तरह का आवेश? 1 वोल्ट विभव उत्पन्न करने के लिए जो भी आवेश हम देते हैं, है ना, उसी आवेश को ही हम लोग क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट लाने वाले साइंटिस्ट का नाम था माइकल फैराडे। समझ में आया? माइकल फैराडे ने ये कॉन्सेप्ट लाया, इसीलिए इनके नाम पर ही इसका मात्रक यूज किया जाता है, फैराड। फैराडे के जगह पर क्या बोलते हैं? फैराड। फैराडे मत बोलिएगा, मात्रक फैराड होता है और सूचित करते हैं किस चीज से? एफ से। बोलो क्लियर हो गया? अब आपसे धारिता के बारे में पूछ दीजिए कि धारिता किसे कहते हैं। फिजिक्स में कभी धारिता, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित धारिता के बारे में पूछा जाए तो किसे कहेंगे? तो आप सीधे सीधे कहिए कि किसी चालक पर, है ना, किसी चालक पर 1 वोल्ट विभव उत्पन्न करने के लिए जितना आवेश दिया जाता है, कोई भी चालक हो, उस चालक पर 1 वोल्ट विभव उत्पन्न करने के लिए जितना आवेश दिया जाता है, आवेश के इसी मात्रक को क्या कहते हैं? धारिता। कौन कौन बताएगा? बताओ सोनी, तुम बताओ। किसी भी चालक पर 1 वोल्ट विभव उत्पन्न करने के लिए जितना आवेश दिया जाता है, उस आवेश को धारिता कहते हैं। बहुत बढ़िया, बताइए। किसी भी चालक पर 1 वोल्ट आवेश उत्पन्न करने के लिए जितना 1 वोल्ट आवेश उत्पन्न करने के लिए, 1 वोल्ट विभव उत्पन्न करने, जितना आवेश दिया जाता है, उसी आवेश को धारिता कहते हैं। इसका मात्रक? इसका मात्रक फैराड है, फैराड। बैठो। और तुम बोलोगी? बोलो। किसी चालक में विभव उत्पन्न करने के लिए जितना आवेश दिया जाता है, आवेश को उसी नाम को, उसी आवेश को हम लोग क्या कहते हैं? धारिता। तो अगर मैं ये बोलूं कि किसी चालक की धारिता 10 फैराड है तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर कहा जाए कि किसी 10 फैराड का मतलब क्या हुआ, कौन बताएगा? एनीबॉडी? बैठ जाओ। 10 फैराड का मतलब, 10 फैराड का मतलब 10 कूलम, और 10 कूलम दिया गया है किसी चालक को, तो उसका वोल्टेज कितना हो गया है? 1 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ। चलो मान के चलो, ये जो कंडेंसर देख रहे हो, इस कंडेंसर पर लिखा हुआ है 4 माइक्रोफैराड लिखा हुआ है इस पे, ठीक है? तो बता सकते हो कि 4 नहीं, 40 माइक्रोफैराड। 40 माइक्रोफैराड लिखने का मतलब क्या है इसका? 40 माइक्रोकूलम। मतलब इसका 1 वोल्ट वोल्टेज करने के लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा? 40 माइक्रोकूलम। समझ में आया? तो कहीं पे भी ऐसा कुछ लिखा हुआ है, जैसे लिखा है 10 माइक्रोफैराड, 15 माइक्रोफैराड, तो उसका मतलब आवेश हो गया, ठीक है? लेकिन कितना वोल्ट उत्पन्न करने के लिए? 1 वोल्ट उत्पन्न करने के लिए। अगर मैं कहूं कि किसी की धारिता, किसी भी चालक की धारिता, कोई भी चालक हो सकता है, चालक होना चाहिए खाली, कोई धातु का कोई छड़ हो गया, कुछ भी हो गया, अगर हम कहें कि किसी छड़ की धारिता, किसी धातु के छड़ की धारिता जो है वो 10 माइक्रोफैराड है, ठीक है? तो उसमें 3 वोल्ट उत्पन्न करने के लिए कितना आवेश देना चाहिए? 30, क्योंकि 30 10 माइक्रोफैराड 10 फैराड है, 10 फैराड है तो 10 कूलम हो गया, 10 कूलम 1 वोल्ट पर, ठीक है? तो 10 कूलम के बाद हम कितना कूलम देंगे? 10 20 30, 30 कूलम टोटल चार्ज देंगे तो कितना वोल्ट हो जाएगा? 3 वोल्ट। बोलो, ये बात समझ में आ गया? तो अब आप लोगों को ये लिख लेना है, अभी धारिता का डेफिनेशन लिख लीजिए।
धारिता हेडिंग दे दिए हो, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। बोले लिखिएगा, आवेश और विभव एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। आवेश और विभव एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। हो गया। अब ये लिख लो अर्थात में। हाँ, परिभाषा इसके बाद होगा, फॉर्मूला निकला इसके बाद में परिभाषा आएगी। नीचे फिर परिभाषा लिख के डैश दे देना, इतना लिख करके परिभाषा लिख के डैश। सर सी को नियतांक हाँ, नियतांक है, नियतांक है इसीलिए तो धारिता है, ये चेंज नहीं हो सकता है। लिख सकते हो कि यहाँ सी एक नियतांक भी है, बोल सकते हैं। कांस्टेंट बोल दिए पहले ही कि हाँ नियतांक, इसी नियतांक का ही नाम धारिता है। हो गया। अब नीचे आप क्या लिखेंगे? परिभाषा। किसका परिभाषा? धारिता का। तो लिखिए, किसी चालक को चालक को मत लिखिए, चालक पर लिखिए, अच्छा रहेगा। किसी चालक पर 1 वोल्ट विभव उत्पन्न करने के लिए, 1 वोल्ट विभव उत्पन्न करने के लिए जितना आवेश दिया जाता है, 1 वोल्ट विभव उत्पन्न करने के लिए जितना आवेश दिया जाता है, जितना आवेश दिया जाता है, जितना आवेश दिया जाता है, उस आवेश की मात्रा को, उस आवेश की मात्रा को, उस आवेश की मात्रा को, उस आवेश की मात्रा को चालक की धारिता कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। इसे C से सूचित किया जाता है, इसे C से सूचित किया जाता है। हो गया। अच्छा, जब कभी कूलॉम के लिए C लिखना हो और धारिता के लिए C, तो दोनों में फर्क याद रखना है। कूलॉम के लिए है दोनों मुंह बराबर रहेगा, और धारिता के लिए एगो मुंह बड़ रहेगा। बात बुझाया? तो C लिखना है धारिता के लिए, तो एगो है मुंह बड़ कर देना है। हाई कूलॉम है, देखो दोनों बराबर है, हाई एगो बड़ हो गया यहाँ से, तो ये धारिता का सिंबल हो गया। समझ? कौन? इसमें कूलॉम कहीं लिखे हैं तो काम ऐसा कहूँगा लिख देंगे तो काम चल जाएगा। कंपैरिजन करना हो तब, जैसे मान के चलो कि हमने बोला कि इसमें कूलॉम कौन है और धारिता कौन है, ये भाई वाला और ये दिया है धारिता। समझ में आया? धारिता के लिए सिंबल हो। अच्छा, हाँ, एगो बड़ चाहे छोड़। तो धारिता C के लिए फॉर्मूला क्या हो गया? Q/V। ऐसा ही मात्रक बोलो, पहले यहाँ से निकालो किसको फैराड कहते हैं, तो कूलॉम, ठीक है, अब प्रति वोल्ट। समझ में आया? कूलॉम प्रति वोल्ट। और इसी का नाम क्या है? हाँ, इसी का नाम आपको याद रखना है कि इसी को फैराड के नाम से जाना जाता है, और इसका सिंबल क्या होता है? F। बोलो, क्लियर हुआ? फैराड F।
आए। अच्छा वोल्टा हो गया, वोल्ट होगा, वोल्टा। हाँ हम लोग के प्रिंसिपल जो थे ना, हम लोग पहुंचाने के लिए उनको वोल्टा ही बोलते थे, माने छुप कर, ऐसे सामने से तो हो गया ये। अच्छा एगो राज की बात बताते हैं। याद है एक जमाने में मैंने एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन पढ़ाए थे। अच्छा तो ये अगर पढ़ाए थे तो आपको तीव्रता का भी मात्रक बताए होंगे, विद्युत क्षेत्र का। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या पढ़ाए थे? दो गो मात्रक पढ़ाए थे, एगो न्यूटन प्रति कूलॉम आ एगो और वोल्ट प्रति मीटर। इसमें कौन नजर आ रहा है इस मात्रक में? न्यूटन प्रति कूलम नजर आ रहा है, लेकिन उल्टा नजर आ रहा है ना? अच्छा और अभी अभी हम लोग एक चीज सीखे, कूलम प्रति वोल्ट, वो किसका मात्रक है? फैराड का। मतलब धारिता का जो मात्रक है वो क्या क्या है? एक फैराड है या क्या है? कूलम प्रति वोल्ट। इसमें भी कुछ कुछ बुझा रहा होगा, है ना? हाँ हम लोग को करना क्या है कि इन दोनों को फेंट देना है हमें, फेंट फाट इस तरह से फेंटना है कि एप्सिलॉन नॉट का कोई नया मात्रक मिल जाए। तो कैसे फेंटेंगे वही सिखा रहे हैं। देखो आई कूलम स्क्वायर दिया हुआ है प्रति न्यूटन, ऐसे दिया हुआ है ना, तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि ये सी स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर है। इसका मतलब है कि न्यूटन बटा कूलम किसके बराबर है? वोल्ट बटा मीटर, यही ना। और ये फैराड बराबर क्या है? सी बटा भी। बस हमको कुछ नहीं, इसमें फेंट देना है। समझ में आया? तो देखो इस जगह से कुछ अलग मान निकालो और इस जगह से, और इसमें फेंट दो, जो जो मान निकाल सकते हो, बुद्धि लगाना है और कुछ नहीं। आइए शुरू करते हैं। हम इसमें किसका मान रख सकते हैं? सी का। तो सी का मान यहां से मिल सकता है। अच्छा तो फैराड। अच्छा इसमें और किसका मान रख सकते हैं? न्यूटन का। ऐसे इसमें न्यूटन का मान निकल सकता है। जैसे कि न्यूटन का मान अगर यहाँ पे निकालना हो, हाँ, या एम का भी मान निकाल सकते हैं, बहुत सारा मान निकल सकता है। बात समझ में आया? तो हम तुमसे ये कहें कि मैं इसमें से एन गायब करना चाहता हूँ, ठीक है, सी को भी गायब करना चाहता हूँ, तो एन कैसे गायब कर सकते हैं? एन का मान निकाल कर। जैसे यहाँ से एन का मान बताओ किसके बराबर होगा? तो एन का मान होगा सी भी बाई एम। एक तो मिल गया, वो उसमें धर लेंगे, ठीक है। और इसमें से सी को भी मुझे गायब करना है, तो सी का मान यहाँ से क्या मिल सकता है? एफ भी। तिरछा गुना बोलो बाबू लोग, समझ में आया? अब यहाँ एक सुंदर सा हम अब डिजाइन तैयार कर दे रहे हैं ताकि कोई डाउट नहीं हो। ये रहा, इस एफ भी को ये वाला पूरा ये यहाँ पे फेंक देना है, तो फाइनली रिजल्ट क्या मिलेगा? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक एक नया मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? सी के जगह पर एफ भी और होल स्क्वायर मतलब एफ स्क्वायर भी स्क्वायर, ये मिलने वाला है। और यहाँ पर ये रखेंगे एन का मान, तो क्या मिलने वाला है? ये वाला सी भी बाई एम, और बगल में क्या है?
एम स्क्वायर है ना, क्या क्या कटेगा, एम से इसका पावर कट जाएगा, भी से इसका पावर कट जाएगा। अच्छा, क्या आने वाला है, एफ स्क्वायर भी बटा सी आ रहा है क्या। अच्छा, भी बटा सी आ रहा है, जबकि सी बटा भी का मतलब क्या है, एफ। तो हम भी बटा सी को ऐसे उल्टा लिख सकते हैं, सी बटा भी नीचे, क्योंकि पलट के फिर भी बटा सी हो जाएगा कि नहीं, और नीचे पहले ही से कौन मौजूद है, एम। अब सभी बच्चे बताएं ये कहां से लाए हैं, इसी को उलट के। ये सी बटा भी किसके बराबर है, एफ के बराबर। तो कितना सुंदर आ गया, एफ स्क्वायर बाई एफ एम, एफ एम आ गया है ना। तो एफ से पावर कट गया तो क्या गया, एफ बाई एम, जिसको हम बोल सकते हैं फैराड प्रति मीटर। एक बहुत सुंदर सा चीज मिला, हम जो कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर बोला करते थे, उसके जगह पर अब क्या बोल सकते हैं, फैराड प्रति मीटर। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग को ये जो पीछे का चीज देखे कैसे होता है वो हमने आपको दिखाया, लेकिन आपको ये चीज नहीं भी बुझाया हो तो सिर्फ इतना जरूर याद रखें, एप्सिलॉन नॉट का 2 मात्रक, एक फैराड प्रति मीटर, या दूसरा मात्रक है कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसे आप याद रखिए। बोलिए, इसमें किसी को कोई डाउट, समझ में आ गया। चलिए इतना नोट कीजिए, फिर सवाल लेके चलेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन। लिखिए हेडिंग में धारिता पर आधारित प्रश्न, धारिता पर आधारित प्रश्न। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, यदि किसी चालक पर आवेश की मात्रा 2 गुनी कर दी जाए, 2 गुनी कर दी जाए, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न दे रहे हैं, तो धारिता हो जाएगी, ऑप्शन ए 2 गुनी, ऑप्शन बी 4 गुनी, ऑप्शन सी आधी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये तो बहुत आसान है, तो तुम लोग बना ही लोगे, नॉर्मल बात है, फॉर्मूला आप तो जानते ही हैं। तो जल्दी से बताइए, तो आंसर क्या हो, 2 गुनी वाले हाथ उठाएं। हमने 5 लोग का हुआ, उठाओ लो हाथ, हाथ उठाओ तो खैनी बना उतरी है। सी बराबर है, देख कितना आसान, सी बराबर क्या होता है, क्या कह रहा है, आवेश की मात्रा 2 गुनी। तो आवेश क्यू के जगह पर आपको क्या कर देना है, 2 क्यू, तो 2 क्यू बाई भी। तो देखो क्यू का मान दोगुना कर देंगे तो फिर क्यू बाई भी आया, और क्यू बाई भी का मतलब क्या है, सी। तो 2c हो जाएगा, मतलब धारिता कई गुना हो जाएगा, 2 गुना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। जानती थी कि गलत हो गया, तो गलत है ये आंसर, समझ में। तो क्या इंटरेस्टिंग बात है इस सवाल में, नॉर्मल सबको यही आंसर बनाते हैं, जबकि ये आंसर नहीं होगा। क्या आंसर होगा, आते हैं उस पर, मेन चीज पे आते हैं। इसको अंदाजा क्यों था कि गलत होगा, क्योंकि जो देखने में आसान लगता है सर वही पूछते हैं, और पूछते हैं तो हम लोग गलती जरूर करते हैं, और जिसका अंदेशा था वही हुआ। देखिए बाबू लोग, आपने क्या पढ़ा, क्यू समानुपाती भी पढ़े हो ना, मतलब आवेश और विभव में सीधा संबंध होता है,
सीधा सीधा बोल सकते हैं कि आवेश जितना बढ़ेगा उसी के हिसाब से विभव भी बढ़ेगा। यानी कि अगर आवेश दोगुना करेंगे तो अपने आप विभव भी कई गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। अभी अभी थोड़ा देर पहले ये सब सवाल भी पूछा गया है कि 15 कूलम पर 1 वोल्ट, तो बोलो 30 कूलम पर कै वोल्ट, 2 वोल्ट। तो क्या विभव नहीं बढ़ा? बढ़ा। तो अगर हम सवाल में देखें तो ये कह रहा है कि आवेश की मात्रा दोगुनी की जा रही है। तो सी में अगर देखा जाए तो Q का मान 2Q करेंगे तो V भी तो अपने आप 2 भी हो जाएगा। तो 2 2 कैंसिल, तो Q/V, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन होगा नहीं, धारिता बदलता ही नहीं। तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। आंसर में अगर ऑप्शन डी में रहता अपरिवर्तित, तो अपरिवर्तित आंसर हो जाता। दूसरा क्वेश्चन आपके तुम लोग बिल्कुल सही बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यदि आवेश का मान नियत हो और विभव का मान नियत हो तो चालक की धारिता ऑप्शन ए जरूरी है कि नियत होगी। ऑप्शन बी जरूरी नहीं है कि नियत होगी। ऑप्शन सी जरूरी है कि तुम लोग तो मालूम है हम फालतू क्वेश्चन करवाते नहीं। अपरिवर्तित होगी, लेकिन परिवर्तित होना विरोधाभास है। अरे तुम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेगा सब न, तो बीपीएससी के तो फिजिक्स का टेंशन है खत्म। और ऑप्शन डी कुछ कहा नहीं जा सकता। सब चुन ल सापर अपन। चल अच्छा ए वाला अपन जो चुन लेवा, ए वाला हाथ उठाओ। ए पर अब बी पर अब ते दूगो पर उठा ले। बी एगो आदमी बा। बी सी पर कुछ लोग है। और डी डीओ पर कुछ कहा नहीं जा सकता। जब ना बुझाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो देखो सवाल जितना देखने में बड़ा है उतना ये आसान है। ठीक है, सीधे कह रहा है कि आवेश का मान क्या है? नियत, और विभव का मान भी नियत, मतलब दोनों के दोनों क्या है? कांस्टेंट है। तो जब दोनों कांस्टेंट होगा और दोनों से ही बनता है धारिता, क्योंकि C बराबर Q/V होता है। Q भी कांस्टेंट है, V भी कांस्टेंट है, तो क्या C बदल जाएगा? C भी कांस्टेंट होगा, यानी धारिता भी कांस्टेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जरूरी है, धारिता जरूरी है कि नियत होगी। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 है ना। ये जो है 2 मार्क्स के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है। क्वेश्चन है कि एक आइसोलेटेड को विलगित भी बोला जाता है। विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। देखो, गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है। क्या लिखा है? आइसोलेशन शब्द सुना होगा सब, कोरोना काल में बहुत ज्यादा सुना होगा सब कि आइसोलेट कर दो इसको, कोरोना हो गया है। आइसोलेट मतलब, आइसोलेशन मतलब साफ अलग, समझ में आया? तो यहाँ आइसोलेटेड बोलने का मतलब हुआ कि कोई गोलीय चालक होगा, गोलाकार चालक होगा, तो उसको ना किसी भी चीज से स्पर्श नहीं कराना है, किसी भी चीज से नहीं, वो अलग होना चाहिए, अकेले। समझ में आया? तो वो किसी चीज से स्पर्श नहीं करे और ऐसा कोई गोलीय चालक हो, ठीक है, ऐसा गोलीय कोई चालक है तो हम लोग के एग्जाम्पल में है कोई, जैसे कि पृथ्वी काफी से टच में है, पृथ्वी तो लटका हुआ है ऐसे और घूम रहा है, समझ में? किसी टच में है? हवा के टच में, हाँ ठीक भाई, जो हवा के टच में, हवा तो वही में है, पृथ्वी पर है। पृथ्वी का थी रेलवे ट्रैक बनल है क्या, वही पर घूमत रहे यार, माने वो अपना अक्ष पर घूमता है। अरे तो अक्ष कोनो चीज होता है, वो तो एगो रास्ता है। तुमको लगा है कि वो भगवान जी एगो अक्ष बना दिए, वही पे घूमता रहता है, ऐसे ही थोड़ी है। सर बलाय कहेंगे कर दे। हाँ तो ठीक है नु बा, हम कहता नहीं नुकिया कांछा बुर्बक बाड़ी, ई कहता रही कि भगवान जी एगो ट्रैक बनेले बड़न, ओही पर पृथ्वी नाचेला। चुप बलाय। आइए सुनो, इस सवाल को कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान। एक गोलाकार चालक बना लेंगे, एग्जाम में जब आ जाए तो ये बहुत ही आसान है। ऐसे ही नॉर्मल एक गोलाकार चालक बना लेंगे। अगर इस पर धारिता निकालना है तो धारिता तो तभी हो सकता है जब इस पर आवेश हो। इस पर आप प्लस प्लस लिख दीजिए तो ये आवेश हो गया। अच्छा, गोलाकार चालक जितना ही बड़ा होगा उतना ही ज्यादा उसका धारिता होगा। तो ये बड़ा तब हो सकता है जब इसकी त्रिज्या बड़ी हो, यानी कि इसका त्रिज्या कुछ ना कुछ होगा। जैसे मान लो कि त्रिज्या क्या है, आर है, छोटा चाहे बड़ा कोई भी मान लो, ये सेंटर हो गया। तो अब आप ये देख सकते हैं कि आर पर ही इसकी धारिता क्या है, निर्भर कर रही है। तो एग्जाम में इसी के जगह पर सवाल पूछ सकता है, अथवा में क्या पूछ सकता है कि सिद्ध करें कि गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होता है। उसकी त्रिज्या के समानुपाती होता है, या लिख देगा कि निर्भर करता है। बात एक ही हुआ। त्रिज्या के समानुपाती होने का मतलब क्या कि सी जो है वो समानुपाती है किसके, आर के, क्योंकि आर बढ़ेगा तो और क्या बढ़ेगा, सी। तो सवाल ये वाला पूछे चाहे ये वाला, आंसर एक ही होगा। ठीक है, ध्यान से देखना कैसे बनाएंगे। ये एक चालक है, इसका हमको धारिता निकालना है और धारिता निकालने के लिए फॉर्मूला वही है, सी बराबर क्यू बटा में भी। तो बस क्यू बटा में भी, तो इसका भी अगर हमको पता चल जाए तो भी तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहला ही, कि किसी चार्ज के वजह से आर दूरी पर, यानी कि इस जगह पर, याद होगा के क्यू बाई आर, पढ़े हैं कि नहीं? ठीक है, तो अगर हम यह मान लें, इसका आंसर अगर हमको निकालना हो तो हमको मानना होगा कि माना कि गोलीय चालक पर
या गोलीय चालक पर प्लस क्यू आवेश है, माना कि गोली कहाँ गोली है लिख ले रही है तो ना लिख लो। गोलीय चालक पर प्लस क्यू आवेश है और त्रिज्या कितना है, और त्रिज्या r है, ये लिख सकते हैं। इसलिए पृष्ठ पर विभव भी काहे निकाला तो नहीं कहे कि भी की जरूरत है। पृष्ठ पर विभव भी का फॉर्मूला KQ/R हो जाएगा। अब हम धारिता निकाल ले रहे हैं, इसलिए धारिता C बराबर बोला सर Q/V, Q के Q रह गया। अब V के मान कितना है KQ/R, तो KQ/R काती काती कट जाएगा, QQ कट जाएगा, QQ कट गया, तो K/R है तो क्या जाए R/K, ये हो गया। लेकिन ये नहीं पूछता है, इसके आगे बनाना होगा। बहुत चालाक हो रहा है सब। K का मान बोलो, वो बोल के कहता बाप रे गलती हो गई, ठीक तो बोल रहे हैं 1/4πε0। माध्यम पर भी तो निर्भर करता है, ये होता है K का मान पलट जाएगा तो C बराबर बोलो, पलट जाएगा तो R से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4πε0 × R, ये हो गया फॉर्मूला। तो गोलीय हाँ यही पूछता है, और पूछ दिया कि गोलीय चालक की धारिता क्या होती है, तो आंसर 4πε0 × R। समझ में आया? अच्छा तुम कहीं पे लाओ ना, हम औरिया रखे हैं तो क्या हो गया, हमरा इहे बोले में अच्छा लगेला, तोरा जौन मन करे बोल। फिर आकांक्षा कहती है हम बीच में रखें तबे अच्छा लगे, तुम रखिए कोई बात नहीं। 4πε0 × R हो गया। अच्छा बाबू लोग अब सुनिए, ये 4πε0 कांस्टेंट है, अगर पूछा जाए कि इसका मान कितना होगा तो क्या कहोगे? 1/4πε0 के मान कितना होता है, ये उल्टा है इसलिए ये मान है, और सीधा रहता तो 4πε0, तो इसका मान उल्टा हो जाता 1/9 × 10⁻⁴। तो इसका मान जब भी लिखना होगा इसका केवल तो ये लिखेंगे, बुझाया? तो ये याद रखिएगा, ये कांस्टेंट है। 4πε0 क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट तब आता है जब ये आपस में क्या हो, देखो ये भी साबित हो गया। तो ध्यान रखना कि अगर प्रश्न में ये वाला पूछा तो एक स्टेप आगे बढ़ जाना है, समझ में आया? और प्रश्न में यहां तक पूछा तो केवल यहां तक, बोले इसमें कोई दुख? समझ में आया? तो देखिए धारिता त्रिज्या के समानुपाती हो गया, 2 मार्क्स मिल गया, हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी की धारिता ज्ञात करें। अगर पृथ्वी को भी लगित देखा जाए तो भी लगित है, माने किसी से टच नहीं है इसका, और भी लगित अगर गोलीय चालक है तो इसकी धारिता अगर हमको निकालनी है, ठीक है, तो फॉर्मूला गोला के लिए क्या होता है, चाहे गोला छोटा हो या बड़ा हो, फॉर्मूला तो वही होगा C बराबर 4πε0 × R। अब हम लोग जानते हैं कि R मतलब कि त्रिज्या, और त्रिज्या किसका लेंगे? पृथ्वी का। तो सबको को मालूम है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, पृथ्वी की त्रिज्या R बराबर 6400 किलोमीटर होता है, लेकिन हम मीटर में इसको चेंज करके लिखेंगे तो कितना होगा 6400 और किलोमीटर मतलब 1000 हो जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हैं 64 × 10⁵ मीटर, इतना हो जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, C बराबर 4πε0 है, बोलिए इसका मान बताइए 1/9 × 10⁻⁹, उल्टा लिखाएगा, गुने R का मान 64 × 10⁵। समझ में आया? अच्छा 64/9 लिख सकते हैं, अच्छा गुना में 10⁻5 है, 10⁻9 ऊपर जाएगा, 5 - 9 लिख सकते हैं, कितना होगा -4। आइए भाग दे दीजिए 64, तो कितना हो जाएगा 9 × 7 = 63, 1 बचा 0 2, 9 एकम 9, फिर से 9 एकम 9, 1 1 चलते जाएगा, गुने 10 के पावर कितना
-4। अच्छा, इसको अगर लिखना हो तो 711 गुने 10 के पावर -6 लिख सकते हैं। 11 इधर करेंगे तो लिख सकते हैं। अच्छा, 10 के पावर -6 को क्या कहा जाता है? माइक्रो। याद आया? तो हम लिख सकते हैं 711 माइक्रो फैराड। समझ में आया? 711 माइक्रो फैराड, ये आंसर हो गया। बोलो, क्लियर हुआ? देखो, ये आसान है। और आपको इसके बाद का जो क्वेश्चन है 5 नंबर, चंद्रमा की धारिता ज्ञात करें, ये आपको निकाल के आना है। पर इससे पहले एक बात समझ लीजिए बढ़िया से। इसका त्रिज्या कितना लीजिएगा? 1742 होता है, लेकिन आप 1740 लीजिएगा किलोमीटर। ठीक है? अच्छा, आप सुनिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुनिएगा ध्यान से, अभी जो बता रहे हैं ये तो समझ में आ गया ना। 711 माइक्रोफैराड होता है किसका? पृथ्वी का। अब जो बात बता रहे हैं ध्यान से समझना। पृथ्वी का धारिता 711 माइक्रोफैराड है। ठीक है? अच्छा, 711 और माइक्रो का मतलब 10 का पावर -6 इतना है। 10 के पावर -6 है तो 711 बटा में 10 का पावर 6 लिख सकते हैं। अच्छा, 711 10 का पावर 6 मतलब 2 2 4 2 6 गो 0, एक पर भाग देंगे तो 0.0000711 इतना आएगा। अगर ये भाग दिए तो ये अब काथी में बदल गया? फैराड। ये इतना फैराड जो है पृथ्वी का धारिता आया। अच्छा, धारिता का SI मात्रक क्या होता है? फैराड। तो अगर हम धारिता में 1 फैराड लिखें, 1 फैराड, तो 1 फैराड और 0.0000711 फैराड, इन दोनों में बड़ा कौन? कितना बड़ा? तो बहुत बड़ा। 1 फैराड बहुत ही बड़ा है और ये वाला बहुत ही छोटा, जबकि ये धारिता किसका है? पृथ्वी का। बात बुझाया? ये पृथ्वी का धारिता है, धारिता पृथ्वी का है और ये इतना छोटा है। हम लोग रहते कहाँ हैं? पृथ्वी कितना बड़ा है? पृथ्वी हमारे लिए बहुत बड़ा है। हम नहीं जानते हैं, पृथ्वी पर नाचते रह जाएंगे लेकिन पृथ्वी के अंत खत्म नहीं होगा। अब सुनो हम क्या कहना चाहते हैं, मेरा कहने का मतलब क्या है। एक आदमी था, वो अपने दोस्त से कह रहा था, मैंने फेंक रहा था, मेरे जैसा ही होगा। तो बोल रहा था कि हमार दादा रहस न इतना बड़का घर बनैले रहस, इतना बड़का कि ओकर ऊपर वाला माला जौन बनू आसमाने में छेद कर देले। हाँ, तो कहता कि हमर दादा रहस न वो एगो इतना बड़का एथी बांस छड़ी बनैले रहस डांटा कि हें खाली हिला देस न तब बारिश होखे लगी। तो बोले कि छड़िया कहाँ रखेलस? तो उहे तो दादा जहाँ घर बनैले हो वो फेंक दिलक, यो फेंक दिलक। क्या ऐसा संभव है? पॉसिबल नहीं है। अब मैं ये कह रहा था कि ये धारिता कितना है? 0.00711 फैराड। पृथ्वी इतना बड़ा है, बहुत बड़ा, हमारे लिए तो बहुत बड़ा है, और इसकी धारिता देखो कितना है? बहुत कम, बहुत कम। किसके तुलना में? 1 फैराड। 1 फैराड बहुत बड़ा हो गया। अब तुम ही सोचो कि क्या कोई ऐसा चीज हो सकता है जिसकी धारिता 1 फैराड हो? कोई ऐसा ग्रह या इस पृथ्वी पर कोई ऐसा वस्तु हो सकता है जिसका धारिता 1 फैराड हो? पॉसिबल नहीं है। तो हम तुम्हें ये कहना चाहते हैं कि हमारे इस पृथ्वी पर या कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जिसका धारिता कितना हो? 1 फैराड। 1 फैराड धारिता जो हो गया वो बहुत ज्यादा हो गया। इसीलिए कोई भी धारिता वाला, जैसे कि कोई कंडेंसर है, कैपेसिटर, ये आप देखिएगा इस पर भी UF लिखा रहता है। U मतलब कि माइक्रो, 5 UF 10 UF माइक्रो फैराड के में दिया हुआ रहता है। पंखा में जो लगता है ना कंडेंसर, कैपेसिटर, अगर इसकी धारिता 20 UF लिखा हुआ है तब 20 माइक्रो फैराड हुआ। माइक्रो में क्यों मापते हैं? क्योंकि कोई भी कंडक्टर का 1 फैराड धारिता जो होना वो बहुत ज्यादा हो गया। इस पृथ्वी पर कोई ऐसा जगह हो ही नहीं सकता, कितना हो बड़ा
उस छड़ी हो या घर हो, उसकी धारिता 1 फैराड कभी भी नहीं हो सकती। फिर हमारे मन में ख्याल आया कि कोई ऐसा चीज है तो उसको कितना बड़ा होना चाहिए कि उसकी धारिता 1 फैराड हो। क्या कोई ऐसा कोई ग्रह हो सकता है? तो फिर से हमारे पास इसका आंसर ये है कि हमारे पास फॉर्मूला होता है कि C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। हम चाहते हैं कि धारिता का मान कितना हो, 1 फैराड। तो उसके लिए हम देखेंगे कि त्रिज्या कितना होना चाहिए। इसका वैल्यू कितना होता है, 1/9 गुने 10 के पावर 9 आर। गुना करेंगे तो आर बराबर 9 गुने 10 के पावर 9 मीटर आएगा। किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 9 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा, 6। आइए क्या हो जाएगा, किलोमीटर। 10 के पावर 6 को आप मिलियन बोल सकते हैं। मिलियन मिलियन 10 तो 9 मिलियन हो जाएगा। 9 मिलियन यानी 2 2 4 2 6 किलोमीटर। सीधे सीधे मिलियन का मतलब आप सीधे सीधे 90 लाख बोल सकते हैं। समझ में आया? 10 लाख का मतलब 1 मिलियन होता है, तो ये 90 लाख हो गया। अब सोचो 64,000 किलोमीटर किसका त्रिज्या था, पृथ्वी का। तो कोई ऐसा ग्रह होगा जिसका त्रिज्या खाली 90 लाख किलोमीटर हो, तो अब जाके उसका धारिता किसके बराबर होगा, 1 फैराड। और ऐसा कोई ग्रह नहीं है। समझ में आया? इसीलिए याद रखें कि एक्चुअल 1 फैराड धारिता होना पॉसिबल है ही नहीं। हम भले ही 1 फैराड बोलते तो हैं, पर सच में ऐसा कोई मात्रा मतलब ऐसा कोई वैल्यू है, कोई ऐसा वस्तु है, तो ये याद रखना है। फिजिक्स में बहुत अच्छे जो जानकार होंगे, इंटरव्यू में आपसे ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। पूछेंगे क्या सच में 1 फैराड किसी वस्तु का धारिता हो सकता है, तो हम आंसर बोलेंगे कि नहीं। सिर्फ पृथ्वी का धारिता देखा जाए तो 000711 है माइक्रोफैराड, 0.000711, इतना कम। समझ में आया? इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया? इसलिए हम लोग इसको माइक्रो के टर्म में दर्शाते हैं। तो जितना भी हम लोग सवाल पढ़ेंगे किस टर्म में पढ़ेंगे, माइक्रोफैराड। समझ में आया? चलिए अब आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए और फिर चंद्रमा वाला आप लोग निकाल के लाइएगा, माइक्रो के टर्म। ये तो हो गया है ना? हो गया?